हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीजो स्टडी सेशन। सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर तरह की ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, इवन द एनाटमी, दैट मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, रूट, लीफ, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। ठीक है, होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, नॉट ऑल क्लियर, इन फैक्ट इट शुड बी क्लियर टू यू। चलिए, सो आज के सेशन में हम कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जाएंगे। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, अभी मैं ये तो नहीं कह रही कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पॉलीआर्क कंडीशन इज फाउंड इन। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट्स। किसने बताया था मैंने पॉलीआर्क कंडीशन? पॉलीआर्क कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। सो करेक्ट इसमें आंसर है आपका मोनोकॉट रूट। यानी कि हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स की। कितने वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, दैट इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। पॉलीआर्क मीन्स देयर आर वेरी लाइक लार्ज नंबर ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, इसमें हेक्सार्क टू पॉलीआर्क टाइप ऑफ कंडीशन दे आर सीन। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब मुझे ये बताओ, कितनी बार मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप डिस्कस किया? बहुत बार, है ना। सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट में भी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में बार बार डिस्कस किया। याद है ना, हमने बात किया था प्लास्टिक सिम प्लास्टिक पाथवे में। सो यहाँ पे अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात करें, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास दीज स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट विच मेक द वॉल वाटर रेजिस्टेंट। ये पानी को एंटर नहीं करने देता। द रीजन इज दैट दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन देम, ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाए, फर्दर फ्लो वाटर का प्रिवेंट हो सके। ठीक है, सो अभी ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। सो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको मिल गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट मिल रहे हैं ना क्वेश्चन। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट पेयर है, हम हमेशा ये करते हैं, जो भी करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, हम उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। सो मैंने वो यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। आइए, फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आपके फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, है ना, याद है ना आपको। सो जो उसमें सीव ट्यूब थी, उसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। इनफैक्ट अगर उसके साथ में मैंने स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो उसके साथ में मैंने बनाया था कंपेनियन सेल्स। उन कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस बनाया था, और मैंने उस समय ये भी कहा था कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एंड सीव ट्यूब क्या है? आपकी लिविंग सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वहां पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी। ठीक है, सो ये ऑप्शन तो आपका ठीक है, बिल्कुल सही है। सीव ट्यूब्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ कंपेनियन सेल्स, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, मुझे आपसे एक और चीज डिस्कस करनी है। जो आपका ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब जब आप डेवलपमेंट में बात करें, स्टार्टिंग के डेवलपमेंट में, जब वो इमेच्योर स्टेज में होता है, उनके पास न्यूक्लियस होता है। बट ड्यू टाइम जब उसके पड़ोसी के पास न्यूक्लियस है, तो इसको न्यूक्लियस की क्या जरूरत है? सो ये अपना लॉस कर देता है। इसीलिए कहा जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो आपका सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, एक सेम पाथ इन्होंने फॉलो किया, सेम तरह रहे, जिसकी वजह से एक ने एक्टिविटी अपनी कम कर ली इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, उसको वो डिजनरेट हो गया, दूसरा का न्यूक्लियस रिटेन रहा। इसी रीजन की वजह से इन दोनों सेल्स को नाम दिया जाता है दैट दे आर सिस्टर सेल्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सो यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। फर्स्ट तो मिल गया, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आइए, एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। अब मुझे ये बताओ, पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था हमने। बात जब मैंने आपको फ्लोएम पढ़ाया था ना, उसमें डिस्कस किया था मैंने। येस, एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट बट नॉट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, रादर देन इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखो, जैसा कि मैंने बोला कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स का काम होता है एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट है आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। अगर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में देखें, वहाँ कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है। इंस्टेड जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं एल्बुमिनस सेल्स, जिनका काम बिल्कुल कंपेनियन सेल की तरह होता है, बट उनका नाम है आपका एल्बुमिनस सेल्स। ठीक है, नॉन सीडेड प्लांट्स के अंदर इट इज सीन। टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट?
इनकरेक्ट, क्योंकि एंजियोस्पर्म लिखा है ना, हमें तो जिम्नोस्पर्म पता है. थर्ड ऑप्शन, इन डाइकॉट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली ऑरिजिन इन सेकेंडरी इन ऑरिजिन. डाइकॉट रूट, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ऑरिजिन. अभी लास्ट, जब हमने लास्ट सेशन खत्म किया तब मैंने सबसे आखिर में यही पढ़ा कि इनमें डाइकॉट रूट के अंदर जो वास्कुलर कैम्बियम है वो बाद में बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बनता है. इनफैक्ट आपका कॉर कैम्बियम भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बनता है. सो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन सही है? द वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, बिल्कुल सही है. ठीक है ना, वो बाद में बनता है और बाद में वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है. सो ये दोनों ऑप्शन मिल गए. चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. नई चीज आ गई ना आपके लिए. सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको फॉर्म कर रहा है प्राइमरी प्लांट बॉडी नहीं. इनफैक्ट जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सो कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट. अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड. ये लीजिए, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. मिल गए हमें 4 मार्क्स. ऐसे ही 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सेशंस देखिए, अच्छे से सेशन देखिए, कहीं कोई डाउट हो प्लीज पूछिए उस चीज को. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ऑप्शन के सारे जो ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लोर करिए. क्यों गलत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े. जरूरी नहीं 400-500 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने, मत कीजिए, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. सेशंस देखा, पहला मेरा काम हो गया. एनसीईआरटी पढ़ ली, दूसरा काम हो गया. तीसरा, मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन 100 इतना तो कर ही लीजिए. 100-200 क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से करिएगा. देखो ये नहीं है कि मैम ने बोला 200 और 200 मैंने करने ही करने हैं. अगर 200 नहीं हो पा रहे बट जितने आपने करे हैं उतने अच्छे से करिए. ठीक है, आगे बात समझ में. सो फॉर दिस द ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4. ऑप्शन पहुंच गई मेरे. आइए. Which of these character do not apply to vascular bundles of monocot stem? Not पूछा इन्होंने, अंडरलाइन कर लेना इसको जब भी आप पेपर देखोगे. दूसरा है, इसमें दे रखा है मोनोकॉट स्टेम के अंदर. मुझे एक बात बताओ, हमने जब मैंने आपको बताया था वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट, स्टेम्स के अंदर कैसी अरेंजमेंट थी और रूट के अंदर कैसी अरेंजमेंट थी? रूट में थी रेडियल, ठीक है. स्टेम में मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट है कॉन्जॉइंट टाइप. कॉन्जॉइंट टाइप का मतलब है जो आपके वास्कुलर बंडल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस, से एक ही रेडियस के अंदर प्रेजेंट है. अगर हम दूसरी बात करें रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि ये वास्कुलर बंडल्स आपके डिफरेंट अरेंजमेंट इनकी अलग अलग है. ठीक है, यहाँ की बात समझ में. सो यहाँ कॉन्जॉइंट टाइप क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? Yes, it is a characteristic feature. And which of these characters do not apply to the vascular bundles? So ये तो बिल्कुल characteristic feature है. So ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत. आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका एंडार्क प्रोटोजाइलम. स्टेम के अंदर एंडार्क होता है, एक्सार्क होता है, दैट इज एंडार्क टाइप. प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ को प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ को प्रेजेंट नहीं होता. सेंटर इन द सेंस पिथ की तरफ को प्रेजेंट होता है. अगर हम रूट्स में देखें, रूट्स में होती है एक्सार्क टाइप ऑफ जाइलम. ठीक है, जैसे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ को प्रेजेंट है. सो यहाँ पे एंडार्क, ये भी ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत. नेक्स्ट है इट इज ऑफ ओपन टाइप. मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या कैम्बियम प्रेजेंट है? नहीं, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो ये हम इनकरेक्ट ही ढूंढ रहे हैं. सो यानी कि आपका करेक्ट हो गया, पहले तो वो इनकरेक्ट है. ठीक है. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है? नहीं, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन दिस केस. ठीक है. सो ये दोनों ऑप्शन जो आपका थर्ड एंड फोर्थ है, ये दोनों ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है. सो इसमें से करेक्ट कोड देखो, कंफ्यूजन देखो यहाँ पे क्या है. उन्होंने लिखा है डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे लिख दिया करेक्ट कोड. कोड करेक्ट पूछ रहे हैं, वो यही नहीं पूछ रहे कि भाई किसमें से कौन सा सही है. जो क्वेश्चन आधा पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे? ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे कि मैम ने तो हमें ये पढ़ाया कि मोनोकॉट के अंदर ये होता है, उन्होंने ये करेक्ट पढ़ लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िए. कुछ नहीं होता, एक आधा सेकंड 1 सेकंड और या थोड़ा ज़्यादा 20 सेकंड और लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है. सो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है? थर्ड एंड फोर्थ वाला. आइए देखते हैं. सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज करेक्ट. सो ध्यान से पढ़िए प्लीज़ क्वेश्चन को. कभी भी कोई ऐसी इतनी इसीलिए मिस्टेक्स मत कराना, क्योंकि इसमें क्या होगा, बाद में जब आपकी की आएगी ना, आपको इतना रिग्रेट फील होएगा कि आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं क्यों मिस्टेक करा है मैंने. उसका रीज़न ये मिस्टेक करा कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा. मैं चैप्टर पढ़ के गया था, जल्दी में इतना प्रेशर था कि मैंने ये काम कर दिया. ठीक है, प्लीज़ आप ये काम मत करिएगा. चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5.
In case of the dicot stem, which of the following is a sequence of tissue from inside to outside? अब मुझे ये बताओ डाइकॉट स्टेम के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है? डाइकॉट स्टेम के अंदर जो अरेंजमेंट होती है दैट इज ऑफ एंडार्क टाइप, है ना, पढ़ी हुई है ना हमने। एंडार्क टाइप का मतलब है प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर की तरफ को, बाहर की तरफ को क्या प्रेजेंट है आपका? मेटाजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम देन मेटाजाइलम, पेट की तरफ को सबसे पहला आएगा प्रोटोजाइलम। अब मुझे ये बताओ जो आपका डाइकॉट स्टेम है ये ओपन टाइप है या क्लोज टाइप? इट इज ऑफ अ ओपन टाइप, यानी कि इनके पास प्रेजेंट है वैस्कुलर कैम्बियम। इन दो चीज़ों से ना मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, अब देखना यहाँ पे, और मेरे को 4 नंबर मिल जाएंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। सो जिस तरह की मैंने बताया था आपको सेशन में, जब आप मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट, स्टेम, लीफ इतना करोगे ना, तो एक चार्ट बना लेना, एक छोटा सा चार्ट कि इसमें क्या अरेंजमेंट है, इसमें क्या अरेंजमेंट है, इसमें क्या अरेंजमेंट है। एक कंपैरेटिव वे में एक छोटा सा A4 शीट में इतने सब चीज़ें आ जाएंगी, उसको पढ़ लीजिए और उसको अपने टेबल पे लगा लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना उस चीज़ को, वो याद हो जाएगी। चलिए, सो हमें देखना है अंदर से बाहर की तरफ। सबसे अंदर की तरफ को क्या प्रेजेंट होगा? पित्त, ठीक है, बिल्कुल सही है, पित्त प्रेजेंट होगा। 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन में पित्त प्रेजेंट है। पित्त के बाद जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजाइलम। क्यों? अरेंजमेंट क्या है आपकी? एंडार्क टाइप। सो प्रोटोजाइलम, ये ऑप्शन गलत, फ्लोएम दे रखा है, यहाँ कैम्बियम दे दिया, यहाँ पे फ्लोएम दे रखा है, यहाँ आ गया प्रोटोजाइलम। यानी कि बहुत जल्दी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता थी, इसीलिए बोलती हूँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। चलिए, अब प्रोटोजाइलम के बाद क्या होगा? मेटाजाइलम आएगा, क्योंकि ये ओपन टाइप है। उसके बाद कैम्बियम आ गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ गया फ्लोएम, बिल्कुल सही। आफ्टर दैट द पेरीसाइकिल, बिल्कुल सही, ये भी सही है। एंडोडर्मिस, आफ्टर दैट the cortex is present, the parenchyma, then collenchyma is present which is a hypodermis, but then the epidermis is present। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था उन्होंने, पर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज अ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस होता है, फिर कॉलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस की बात हो रही है। हाइपोडर्मिस किस केस में नहीं प्रेजेंट होता? रूट्स के केस में, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Now, when one wood is lighter in color with a lower density, other wood is darker with a higher density, they are considered as। देखो, दो तरह की वुड है, एक हो गई आपकी लाइटर वुड बोल रहा है वो, और एक हो गई आपकी डार्कर। अगर आपको याद हो, मैंने 2 सीजन्स में पढ़ाया था आपको, 2 सीजन, जब मैं रिंग्स के बारे में बात करी तो 2 सीजन्स बताए थे। लाइटर कब बनती है? जब आता है आपका स्प्रिंग, जब आता है आपका ऑटम सीजन। क्यों? इस केस में ज्यादा से ज्यादा जाइलम की फॉर्मेशन होती है। फिर बनती है आपकी डार्कर, ठीक है। क्यों? ये आता है ऑटम के केस में, ठीक है। क्यों? वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, दे आर इन डार्कर इन कलर, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द 2 टाइप्स, दैट इज अ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। कौन से वुड की बात कर रहे हैं? दैट इज अ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है। स्प्रिंग वुड है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है तो यानी कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, पानी का यूज़ ज़्यादा होगा, सो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा जाइलम की फॉर्मेशन होगी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्प्रिंग वुड। क्या कहेंगे इसको? स्प्रिंग वुड। सो ये मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख लिया, याद रखना। सो ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम बना तो स्प्रिंग के सीजन में बना, सो उसको कहेंगे स्प्रिंग वुड। दूसरा आ गया सर्दियों का मौसम आ गया, सर्दियों में क्या है, क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ही नहीं है ना, सो वहाँ पे एक डार्कर बनेगा, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ ऑटम वुड। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है, पढ़ भी रखा है हमने सेशन में। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम योर मीजो स्टडी नोट्स। चलिए, डेजर्ट ग्रास ऑफन रोल देयर लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स। अब देखो, जो ये आपकी बुल्ली फॉर्म सेल्स होती है ना, ये आपके प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के पास। किस केस में? ग्रासेस के अंदर। एपिडर्मिस में जब ये यू कैन से बुल्ली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है ना, इनके पास जो सेंटर एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब इनको पानी की जब इनके पास बहुत सारा पानी होता है, जब वाटर अवेलेबल होता है, वाटर, ठीक है, वाटर अवेलेबल होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये क्या हो जाती है? टर्जिट। क्या हो जाती है? टर्जिट।
टर्जिड है तो यानी कि फुल्ली ओपन रहेंगी, ये फुल्ली ओपन, बुल्ली फॉर्म सेल के बारे में बात करी, फुल्ली ओपन रहेगी तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड रहेगा, ठीक है, ये रोलिंग नहीं करेगी, नो रोलिंग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा यानी कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ये बात ठीक है, कुछ भी नई चीज़ नहीं बनाई, अपना लॉजिक लगा के सोचा करो चीज़ों को। जब पानी ज़्यादा है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, वाटर नहीं है, नो वाटर, स्कैरेसिटी, वाटर स्कैरेसिटी है, किसमें, डेजर्ट में है तो पानी नहीं है, सो ये क्या हो जाती है, फ्लैसिड, फ्लैसिड हो गई। सो ये क्या कर देती है, रोल हो जाती है। रोल होने के बाद व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लेस सरफेस एरिया जो एक्सपोज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस ट्रांसपिरेशन। आगे बात समझ में। So these are the two mechanism and these are the important cells which is present in case of the desert grasses, a bulliform cells. So let's move on to the next question, question number 8. Read this question, तब तक मैं ये बोर्ड रब कर दूं आपके लिए। Which of the following tissue consist of living cells? पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, कुछ नया क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, बहुत इजी भी है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है वेसल, ट्रेकीट्स, कंपेनियन सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा। नाउ ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हमें ढूंढना है कि कौन सा लिविंग सेल्स है। सबसे पहला है वेसल्स एंड ट्रेकीट्स, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, जाइलम में कौन कौन से पढ़े थे, ट्रेकीट्स पढ़ा था, वेसल पढ़ा था, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा था और जाइलम फाइबर्स, ये चार पढ़े थे ना, ट्रेकीट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो इसमें से सारे के सारे नॉन लिविंग थे, मैंने बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है दैट इज द ओनली वन विच इज लिविंग। सो ट्रेकीट्स और वेसल्स दोनों क्या है, नॉन लिविंग। ये भी क्या है आपका, नॉन लिविंग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दैट इज अ कंपेनियन सेल्स। अभी डिस्कस किया मैंने, ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स दोनों के दोनों साथ साथ होती हैं, दे आर कंसीडर्ड एज अ सिस्टर सेल्स। न्यूक्लियस है उनके पास, जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म है, वो भी है, सो वो क्या है आपकी लिविंग सेल्स, ठीक है, यही ढूंढ रहे थे, आंसर मिल गया हमें। अब आ गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा, ये लिविंग है या डेड, दिस इज अ डेड सेल्स और नॉन लिविंग। So what is the correct option students? C option is correct for the question number 8. ठीक है, चलिए let's move on to the next question, question number 9. The annular and spiral thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root of the stem is. ध्यान से देखना, जब भी हम बात करते हैं ट्रेकीट्स एंड वैसल्स की, ट्रेकीट्स एंड वेसल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, एक चौक चाहिए मुझे, सो दीज आर, ये रहा, सो दीज आर अरेंज्ड वन अबव द अनदर लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दोनों के बीच में सेंटर ल्यूमन प्रेजेंट होता है ताकि इजीली वाटर की कंडक्शन कर सके, इजीली पानी का ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स, जिसको यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक सिचुएशन है, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर कब वो क्या एक्चुअल मैकेनिज्म शो करते हैं और उनकी जो वॉल होती है वो थिकेंड होती है। ट्रेकीट्स में बताया था ना, उनकी वॉल कितनी तरह की थिकेंड होती है, कहीं स्पायरली अरेंज होती है, कभी आपकी एनुलर अरेंज होती है, कभी लेडर लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से क्या है, जो सेंटर का ल्यूमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज अ वाइडनिंग, वाइडनिंग के लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ईजिली कंडक्शन पानी का कर सके, ठीक है, यही है ना, आगे बात समझ में। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 C इज करेक्ट। Let's move on to the next question, that is question number 10. In barley stems the vascular bundles are, barley stem किसका example है आपका, this is an example of monocot stem। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपके मोनोकॉट में हैं, जो आपके डायकॉट में है। ये जैसे ही कहीं पे लिखा गया वैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई इसमें ऑप्शन क्या होगा। इसमें क्या कैम्बियम प्रेजेंट था, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं था, राइट, सो इट इज ऑफ ए क्लोज्ड टाइप, यानी कि या बी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोनोकॉट स्टेम एक वो एक्सेप्शन है जिसमें वास्कुलर बंडल अरेंज नहीं होते,
rather than they are scattered. So for this the correct option you have is B, they are closed and scattered. ठीक है, इसमें प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती कि आपका जो ग्राउंड टिश्यू है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड हो. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ पिथ डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, नथिंग इज प्रेजेंट. इंस्टेड बहुत स्कैटर्ड होते हैं. जो सेंटर की तरफ को वैस्कुलर बंडल्स आते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, जो बाहर की तरफ को आते हैं उनका डायमीटर कम होता है. दोनों चीज़ों याद रखना. ठीक है. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 द बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो हमने सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लिए. होप आपको ये समझ में आया होगा. डिटेल में प्रैक्टिस करें एंड मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें. एंड इन केस यू हैव, यू नो द ऑप्शन एंड व्हाट यू हैव टू डू. अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. रादर देन शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसके वीडियोस देखना शुरू करो, पहले इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. इसको पूरा बंद करो कि मैं नहीं, अब मुझे चैप्टर आता है, इसके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, एवरीथिंग आई हैव डन. देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. ऐसे अगर आप सेशंस देखोगे दैट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम. आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा. सो प्लीज़ बी फोकस्ड, अपना हार्ड वर्क करिए. दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. 2 साल है, अच्छे से मेहनत करिए एंड आई नो यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल. सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.